चौकसे को टिकट दिया गया और कोई चौंकाने वाले नाम हैं यहाँ पर क्या? किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की स्थिति आप देखते हैं? बेशक ललित, आपको बताना चाहूंगा कि लंबे इंतजार के बाद जैसे कि कांग्रेस की पहली जब लिस्ट आई थी तो उसमें जो है छह नामों को हरी झंडी दे दी गई थी, लेकिन दो नाम को रोक लिया गया था। इसमें से पनागर विधानसभा का नाम था और कैंट विधानसभा का नाम था। कैंट विधानसभा की लेकर के ये खबरें भी लगातार आ रही थी कि कहीं ना कहीं कैंट विधानसभा को जो इंडिया गठबंधन बना है उसके तहत टिकट का वितरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट अभिषेक चौकसे, चिंटू चौकसे को यहाँ से टिकट दिया। वहीं राजेश पटेल को भी टिकट दिया है पनागर विधानसभा से। यहाँ से पनागर विधानसभा से भी एक खबरें आ रही थी कि एक भारत सिंह यादव जो पिछली बार कांग्रेस का दामन छोड़ के चले गए थे, जिनकी वजह से कांग्रेस तीसरे स्थान पे आई थी पनागर विधानसभा में, दूसरे स्थान पे निर्दलीय खड़े होकर उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया रहा। और इस बार भारत सिंह यादव को जो है यहाँ से पार्टी मौका दे सकती है, लेकिन इन तमाम अटकलों के बाद आखिरकार पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही लोगों को मौका दिया है जो पार्टी से लगातार जुड़े आए हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया है। यहाँ पे चिंटू चौकसे को कैंट से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से कैंट से जो वर्तमान महापौर हैं अन्नू, उनका भी नाम चल रहा, जगत बहादुर अन्नू, उनका भी यहाँ से नाम चल रहा था। उसके बाद चिंटू चौकसे को यहाँ से टिकट दिया गया। हालांकि कई बार जब हमारी बात होती रही जगत बहादुर अन्नू से तो उन्होंने साफ इधर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन आखिरकार जो चिंटू चौकसे काफी लंबी इंतजार के बाद उनको आज यहाँ से टिकट कैंट से अपना उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। वहीं राजेश पटेल को भी काफी सोच समझ के यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। हम बोल सकते हैं कि तमाम जातीय। चल मैं अमित जिनकी बात कर रहे हैं, अभिषेक चौक से खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। क्या कुछ कहेंगे? ये एक राजनीतिक सफर की शुरुआत इसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। चलिए, अभिषेक चौक से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, हालांकि संपर्क हमारा टूट चुका है। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ अमित सोनी भी जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ कह रहे थे? कंटिन्यू कीजिए। जैसा मैं आपको ललित बता रहा था कि पनागर विधानसभा और कैंट विधानसभा ये दोनों ही ऐसी विधानसभा थी जो कहीं ना कहीं काफी एक पेच इनमें फंसा हुआ था, खासतौर पे उम्मीदवारी को लेकर के, क्योंकि इन विधानसभाओं में एक एक जगह पे चार से ज्यादा, पांच से ज्यादा जो है उम्मीदवारी यहाँ पे अपनी उम्मीदवारी कर रहे थे। पनागर का भी इसी तरह से कुछ हाल था और साथ ही कैंट विधानसभा का भी यहाँ पे कुछ हाल था। पनागर विधानसभा की, जैसा मैं आपको ललित बता रहा था कि पनागर विधानसभा में कांग्रेस ने 2018 में तीसरा स्थान हासिल किया था, क्योंकि यहाँ से एक कांग्रेस के ही टूट के एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो गए थे जिनने दूसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन कांग्रेस तीसरे स्थान पे रही। और वैसे अब कैंट विधानसभा की बात करें तो कैंट विधानसभा जो है भाजपा का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे हम देखें तो 2 दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो जीतते आ रहे हैं, लेकिन चिंटू चौक से एक नया नाम है, एक युवा नाम है जो यहाँ पे इस बार मैदान में खड़ा हुआ है। और संभवतः इस बार जो तमाम जो 8 विधानसभा सीटें हैं जबलपुर की, इन तमाम 8 विधानसभा सीटों में चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त पनागर से राजेश पटेल, जिनको टिकट मिला है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट मिला है। धन्यवाद भाई साहब। कितनी चुनौती मानते हैं यहाँ पर? आपका संघर्ष कितना बड़ा होगा और क्या दावा करते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। जी जी, कितने कॉन्फिडेंट है सर आप? जी, फुल टाइम है, 100% कॉन्फिडेंट हूँ मैं। बिल्कुल। आप चुनौती मानते हैं क्योंकि यहाँ पर संघर्ष भी बहुत है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी, संघर्ष बहुत है, मेहनत करनी है। मेहनत का दूसरा नाम राजेश पटेल है। जी, मेहनत का दूसरा नाम राजेश पटेल है। जी, मेहनत का दूसरा नाम राजेश पटेल के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक है और पिछले 20 साल से है। आज कांग्रेस ने मुझे अवसर दिया है और आपको 17 तारीख के बाद ये रिजल्ट दिखेगा जी। 3 तारीख को पनागर में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा जी। एक एक प्रत्याशी मिलकर जो है पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलते हैं। सर, आप क्या कहेंगे पूरे मध्य प्रदेश के बारे में? आप तो एक प्रत्याशी, आप अपनी जीत का तो दावा कर ही रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्या कुछ कहेंगे आप? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत बहुमत, कम से कम 140 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के जीत करके आएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बनेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बंसल न्यूज से बात करने के लिए। एक बार फिर से बधाई। और आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं, मेहनत आपको करनी है, आज से ही शुरुआत हो जाएगी आपकी मेहनत की। और
हमारे साथ सूरज जी जुड़े हुए। सूरज जी देखिए, जो प्रत्याशी खड़ा होता है कॉन्फिडेंट होता ही है क्योंकि उसे चुनाव जीतना है, लेकिन चुनौतियां बहुत है सामने। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लीडरशिप है, उनका संगठन है, कार्यकर्ताओं का जो उनका लेवल है वो है, उनके सामने जो ज़मीनी कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर कांग्रेस के अंदर इतने असंतुष्ट गुट पैदा हो गए, उनसे भी लड़ने की एक बड़ी चुनौती है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जो फ्रेश फेसेस जो हम देख रहे हैं, पुराने जो है उनमें भी बहुत सारी बगावत के बिगुल बजते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चुनावी माहौल है और कई बार हम देखते हैं कि नए चेहरों पर भी मोहर लगती है और कई बार अनुभव का भी लाभ लिया जाता है, लेकिन चुनाव है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। कई बार बहुत मनमुटाव भी होता है, लेकिन कहते हैं कि चुनाव के समय हर व्यक्ति हाथ जोड़कर ही आगे घर से निकलता है और हाथ जोड़कर ही घर तक वापस पहुंचता है। तो जो भी उसको मिलता है वो सबका सम्मान करता है, प्रयास होता है कि उसको साथ लेकर चले। चुनौतियां बहुत होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि पिछली बार यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार 18 साल से बीजेपी की सरकार है, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। ऐसे में कई बार देखते हैं कि एक जो सरकार की तरफ जो एक आकर्षण होता है जनता का, धीरे धीरे सरकार के साथ जुड़ती जाती। तो कहीं ना कहीं खुद का स्थायित्व बनाना, अपने साथ लोगों को जोड़ के रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। हालांकि लंबे समय तक आप जब काम करते हो तो संगठन के साथ आपके साथ लोग जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, युवा जुड़ते हैं, बुजुर्गों का भी आपको साथ मिलता है। लेकिन अब देखना ही होगा, चुनाव बहुत ही अलग तरीके से होता है और सबको लेकर भी चलना पड़ता है। चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन वही चुनौतियों से लड़ने वाला व्यक्ति ही तो चलिए, चुनाव मैं लड़ता सूरज जी है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त धार से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रभा बाल मुकुंद गौतम, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रभा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको चलिए, प्रभा जी हमारे साथ, प्रभा बाल मुकुंद गौतम जो कि धार से जुड़ चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। किस तरह से देखते हैं, आपको टिकट मिला है और कितनी चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। सरकार बन रही है कांग्रेस की, जनता ने मन बना चुके हैं और हम 100% जीतेंगे। आधार से भी वो पूरे प्रदेश पे सरकार बनने आ रही है जी। आपके सामने जो प्रत्याशी है, क्या उनको कमजोर आंकते हैं या फिर उनके लिए काफी मेहनत करेंगे आप अपने जो है कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर? मेरा आपसे अनुरोध ये है कि सामने कोई प्रत्याशी उसको कमजोर नहीं आंकना चाहिए जी। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता को अपना परिवार मानता हूं। अपने परिवार के भरोसे में 100% जीत के आऊंगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। प्रभा बाल मुकुंद गौतम प्रत्याशी, ये धार से इनको टिकट मिला है और निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंट हैं और सामने वाले प्रत्याशी को भी कमजोर नहीं मान रहे। पूरी कोशिश करेंगे चुनाव जीतने की। तो लगातार हम जी, मैं यहाँ पर बात करें। हाँ जी, बात करना चाहूँगा जी। अभी जिन प्रत्याशियों से हमने बात की, खासतौर से वो प्रत्याशी हैं जो जहाँ तक मुझे याद है, जब पिछला चुनाव हुआ था तो 1 वोट से ये पराजय हुए थे नीना वर्मा से, और उसको लेकर काउंटिंग रिकाउंटिंग भी कराई थी और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उसके बाद कोर्ट के निर्देश अनुसार फिर से काउंटिंग हुई थी। माना गया था कि 1 वोट से जीते हैं और चूंकि कार्यकाल खत्म होने वाला था तो लगभग 1 महीने या 1 साल तक विधायक का पद इनके पास रहा था। संभवतः देश में या मध्य प्रदेश में पहला मौका होगा कि कोई व्यक्ति 1 वोट से हारा और फिर कोर्ट में गया, उसके बाद रिकाउंटिंग हुई, फिर दोबारा उनके पक्ष में निर्णय आया। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि दोबारा उन्हें मौका मिला है। अब देखना होगा इस बार क्या तैयारी है और चुनाव के परिणाम कैसे रहते हैं जी। और कब कुछ सीटें ऐसी हैं, देखिए बीजेपी से भी कांग्रेस में आए, उनको भी टिकट मिला। कुछ ऐसे हैं कि कांग्रेस में भी बगावत का बिगुल फूंक रहे थे पिछले कई दिनों से, जब उनको शायद उनको एहसास हो गया था कि उनका टिकट कट सकता है। उनको भी टिकट देना कांग्रेस के लिए मजबूरी बन गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये बगावत कर दे, कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े। तो किस तरह की स्थितियां आप देखते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब कुछ सीटों पर पेंच फंस जाता है, लंबे समय तक उन पर विचार विमर्श चलता रहता है, मंथन चलता रहता है, तब जाकर उन सीटों को फाइनल कर पाते हैं। ये बहुत चुनौती रही लड़की, क्योंकि खासतौर से यदि जब कोई दूसरी पार्टी से व्यक्ति आता है उस पर टिकट को लेकर जब विचार किया जाता है तो लोकल स्तर पर नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेना एक बड़ी चुनौती होती है। चाहे जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडलम सेक्टर के जो खासतौर से अभी कांग्रेस की हम चूंकि बात कर रहे हैं तो मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दूसरी पार्टी से आया व्यक्ति को टिकट मिले। अभी हमने देखा खातेगांव से दीपक जोशी को टिकट दिया गया है, अवधेश नायक की जगह। मैं सूरज, मैं रुकना चाहूंगा आपको। दीपक जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पिंटू जोशी इंदौर 3 से, जिनको उम्मीदवार बनाया गया। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद आपका साहब, और बधाई आपको टिकट दिया है कांग्रेस ने इंदौर 3 से। जी जी जी। क्या कुछ कहेंगे आप अपने इस टिकट के बारे में? आपको यहाँ से आप पर भरोसा जताया कांग्रेस ने, कितनी चुनौती आप मानते हैं और कितने आशान्वित है आप?
देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। वर्तमान में युवाओं का जो जोर रहता है वो कहीं न कहीं सरकार और सत्ता बदलने में बड़ा मददगार रहता है। तो विश्व में जो क्रांति आई है वो क्रांति युवाओं के माध्यम से ही आई है। मेरे स्वर्गीय पिताजी महेश जोशी जी का क्षेत्र में काफी काम रहा है और उनके विचारों को, उनके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में सबसे छोटी सीट है इसलिए सबसे पहले इसको जीत दिला के लाऊंगा मैं जी। दीपक जी, देखिए अश्विन जोशी जी लगातार लड़ते आए हैं, बहुत मेहनत के साथ वो लड़ते थे। आप भी उनके साथ शायद बहुत बार साथ में रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान भी रहे। उनको वो भी टिकट के लिए प्रयत्नशील थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में, क्योंकि परिवार में ही है आपके? देखिए, हम परिवार है हमारा। अश्विन भाई साहब 5 बार इलेक्शन लड़े हैं, 3 बार जीते हैं और हम सब ने मिलके हमेशा एक परिवार के रूप में कांग्रेस का नाम रोशन करा है। प्रयास ये रहेगा कि हम लोग एक मिलकर कांग्रेस को जिताएं। परिवार तो एक था और एक रहेगा। कहीं कोई नाराजगी तो नहीं? आप मना लेंगे उनको? भाई, छोटा होने का लाभ ये है कि छोटा होने में आपको झुकने में और पैर छूने में जरा भी देर नहीं लगती। तो मैं छोटा हूँ और बड़ों का आशीर्वाद मुझे सबका मिलेगा। क्योंकि अश्विन जोशी जी ने भी बहुत काम किए थे, हमने देखा पानी के टैंकर तक लाया वो ऐसे वक्त जब बीजेपी का माहौल था। और अश्विन जोशी जी की जो काम करे गए हैं उसको आगे बढ़ाऊंगा मैं और प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में मुझ जैसे कार्यकर्ता, चूंकि मैं क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, चूंकि मैं क्षेत्र का मैं वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में पर्ची बांटते आया हूँ, दरी बिछाते आया हूँ, कुर्सी लगाते आया हूँ, तो इस बार सौभाग्य की बात यह है कि क्षेत्र का हर कांग्रेस का परिवार का साथी इस बार खुद अपने आप में प्रत्याशी रहेगा। मैं नहीं, हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। इंदौर में दीपक जी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दी है पिछले कई सालों से, अगर हम बात करें। आप कांग्रेस को कहां देखते हैं? आपको वहां से टिकट मिला है इंदौर 3 से, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो? जी साहब, मेरा ये कहना है कि जब जनता चुनाव लड़ती है तो राह आसान हो जाती है। इस बार जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है और जनता ने मान लिया है कि हमको बीजेपी को इस बार लंबे समय के लिए मध्य प्रदेश से बाहर करना है। तो जब जनता चुनाव लड़ती है तो हम सिर्फ जनता के सेवक और पोस्टमैन के रूप में काम करते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक जी हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पर आप खुश हैं, आपको टिकट मिला है और आप चुनौती को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, मेहनत भी कर रहे हैं, यंग है, युवा है। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। और कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है। जी हां, कमलनाथ ने सभी 88 प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मध्य प्रदेश का भविष्य संभालने के लिए चुनाव में उतरे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने की उन्होंने इन प्रत्याशियों से अपील की है। तो 88 प्रत्याशियों के लिए यह ट्वीट कमलनाथ ने किया है। कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीते मध्य प्रदेश का भविष्य संभालने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने की वह अपील कर रहे हैं। और देखिए, ये भोपाल से तस्वीरें आ रही है। आरिफ अकील, उनके बेटे को टिकट मिला है, आतिफ अकील को। और देखिए, खुशी का माहौल, परिवार में खुशी का माहौल। सूरज, देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले ही आरिफ अकील उन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराया था। परिवार में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जंग का माहौल है, किसे टिकट मिलता है। कांग्रेस भी पशुपेश में थी, परिवार बड़ा है, बड़ा नाम है, ऐसे में किसको टिकट देना ये एक बड़ा मुद्दा होता है। देखिए, वो खुशी का माहौल भी हम देख रहे हैं किस तरीके से। अस्वस्थ होने के बावजूद भी जब टिकट घोषित हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक अलग भाव दिखाई दे रहा है। जो समर्थक हैं माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बेटे को टिकट मिला है, कहीं ना कहीं हर एक पता चाहता है कि बेटा उत्तराधिकारी बने, उस सीट का मालिक बने कहीं ना कहीं। जिस तरीके से, हालांकि वो कई सालों से उस सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा और जो गहरा नाता है वो जनता के बीच परिवार जैसा उनका रहता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और करना चाहूँगा, एक सीट की बात खासतौर से मुरैना, राकेश मभई का टिकट काटा गया, जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं। हालांकि सर्वे में स्थिति उनकी कमजोर थी, उसके बाद उनको कहा भी गया था कि वो क्षेत्र में सक्रिय रहें, लेकिन उनकी जगह दिनेश गुर्जर, जो खासतौर से किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा खासतौर से ब्यावरा से
रामचंद दांगी का टिकट काटा गया है, उनकी जगह पुरुषोत्तम दांगी को टिकट दिया गया है। मुरली मोरवाल 4 से 5 मौजूदा विधायक ललित जी उनके जिनके टिकट काटे गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट कि मवई से जो खासतौर से मुरैना से हैं राकेश मवई, उनका टिकट काटा गया है और दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया है। रित बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए सीटें बदली गई हैं, लोगों के टिकट काटे गए हैं, जहां लगा दिखाई दिया कि मजबूत उम्मीदवार नहीं है, अलग अलग चीज़ें रही होंगी। सूरज, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह हो सकती है काटने की? क्या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उनके टिकट काटे गए, लो परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काटे गए, जातिगत समीकरणों को देखा गया, क्या कुछ आपको देखिए इसके पीछे एक तो सर्वे भी है और पिछली कुछ नाराजगी भी। खासतौर से हमने देखा था जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे उस समय उन्होंने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, चूंकि वो वहाँ पर जिला अध्यक्ष भी थे मुरैना में। उसके बाद कहा गया कि जब मैं अब गुर्जर समाज का होने के बावजूद अपने पदाधिकारियों को यदि टिकट नहीं दे पा रहा हूँ, उनको अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिला पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जिला अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य नहीं है। उस समय एक बड़ी नाराजगी कमलनाथ के सामने उन्होंने जाहिर की थी, बड़े समर्थकों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि एक अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो उन पर होनी चाहिए। उस समय बड़ा हल्ला था कि शायद वो विधायक पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि समर्थक नाराज हैं, क्योंकि उनके लोगों को नगर निगम में खासतौर से नगर पालिका में टिकट नहीं दिया गया है। इसके अलावा लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं नजर आ रहे थे। शायद ये कहना कि स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जिनका नाम सर्वे में आया, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस इस बार एक अलग स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। वो चाहती कि मध्य प्रदेश में इस बार मेजोरिटी के साथ सत्ता में आए और सरकार बनाने में वो कामयाब हुए। यही कारण है कि लगातार हमने देखा 5 से 6 सर्वे हुए और जिस तरीके के नाम जो सीटों पर आ रहे हैं, कुछ कह सकते हैं बाद में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखने को मिला, लेकिन बहुत कुछ जो टिकट फाइनल किए गए वो पहली सूची लगभग सर्वे के आधार पर थी। हालांकि दूसरी सूची में बहुत कुछ नाम ऐसे जरूर हैं जिन्हें उन्हें साथ लेकर चलने वाली बात है कि कहीं कोई नाराजगी ना हो अंतिम दौर पर, क्योंकि चुनाव का बहुत कम समय बचा है। नए लोगों पर दाव लगाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी ना पड़े, इसलिए पुराने चेहरों को रिपीट किया गया। तो यही कारण यहाँ भी नजर आ रहा है कि जिस तरीके से एक तो निष्क्रियता उनकी नजर आ रही थी और दिनेश गुर्जर जो किसान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें मौका दिया गया है। नहीं, कुछ ऐसे नाम थे जो थोड़ा अचंभित करते थे। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस में आए तो उन पर दाव लगाना तो बनता था, शायद कांग्रेस को कहीं लगा होगा, लेकिन अंदरूनी कलह बड़ी खतरनाक होती है अगर बाहर के लोगों को लाते। अभय मिश्रा की हम बात कर रहे थे, लेकिन आज ही हमने देखा वहां जबरदस्त विरोध हो रहा था बिल्कुल उनको लेकर। अभय मिश्रा ही नहीं, खासतौर से बदनावर से बात करें तो भगत सिंह शेखावत को लेकर जब ज्वाइनिंग हुई थी उसके बाद से माना जा रहा था उन्हें टिकट दिया जाएगा, तो उनके भी बैनर पोस्टर लगे, पुतले जलाए गए। हालांकि नाराजगी एक कह सकते हैं क्षणिक या 1-2 दिन की होती। कई बार हम देखते हैं कि नेता बहुत जल्दी लोगों को समझा लेते हैं, भावनाओं को कैसे काबू में करना है, कैसे उन्हें मनाना है, ये राजनेताओं को बहुत अच्छी तरीके से आता है। अभय मिश्रा की हम बात कर रहे हैं कि कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और कहीं ना कहीं आज ही कई ब्लॉक अध्यक्षों ने वहाँ जो खासतौर से रीवा सिरमौर के जो पदाधिकारी उन्होंने पत्र भी लिखा था प्रदेश अध्यक्ष को कि बार बार ये अपनी पार्टी बदलते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में ना लिया जाए। लेकिन कई बार हम कह रहे हैं कि कई समीकरण को साधते हुए बड़े नेता इस पर विचार करते हैं, क्योंकि वो एक बार विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी सिरमौर से नीलम मिश्रा विधायक रह चुकी हैं, पिछली बार राजेंद्र शुक्ला जो अभी जनसंपर्क मंत्री हैं उनके खिलाफ रीवा से चुनाव लड़े थे 2018 में। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने वही देखते हुए कई बार संगठन के साथ साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है। हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जिनको पार्टी के साथ साथ खुद का एक ऑरा होता है जिसके चलते लोग उनसे जुड़ते हैं। तो शायद अभय मिश्रा का भी ऐसा ही कुछ है। नारायण त्रिपाठी को लेकर भी यही कहा जाता है कि वो जिस पार्टी से लड़ते हैं चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन इस बार हम देखते हैं दोनों पार्टियों से वो खाली हाथ रह गए। अब देखना होगा तीसरी पार्टी कौन सी है, तो वैसे ही अभय मिश्रा का है। लेकिन असंतोष तो उभर कर सामने आ रहा है। देखिए बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, उनमें से अभी रीवा से एक बड़ी खबर आ रही है जिससे कि हम बात